मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्षपदावर निवृत्त निर्णय आज घेतलेला आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा कर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। देश और प्रदेश की राजनीति में पवार एक कद्दावर नेता हैं और उनके इस निर्णय से प्रादेशिक और राष्ट्रीय नीति पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया था और उसके दूसरे ही दिन पवार ने यह राजनीतिक धमाका कर दिया। पवार ने पद छोड़ने की घोषणा करने के समय यह स्पष्ट कर दिया कि वे सिर्फ अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं, राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए वे हमेशा उपलब्ध रहेंगे, राज्य और देश में अपनी यात्रा जारी रखेंगे। राज्यसभा में अभी उनका 3 साल का कार्यकाल बचा है। राजनीति में उनकी सक्रियता और महत्व कम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और आपसी मतभेदों के बीच विपक्ष में एकता बनाने के लिए उनकी उपयोगिता नज़रअंदाज नहीं की जा सकती है। बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी राजनीतिक सक्रियता सबको चौंकाने वाली है। पवार का पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अचंभे में डाल दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में आपसी मतभेदों को दूर करने और नेताओं कार्यकर्ताओं को शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए पवार ने ये धमाकेदार कदम उठाया है। ये समझा जाता है कि एनसीपी में अंदरूनी तौर पर 2 गुट हैं। पहला शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का और दूसरा पवार के भतीजे अजीत पवार का। सुप्रिया गुट कभी खुलकर सामने नहीं आया है, जबकि अजीत पवार और उनके समर्थक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुके हैं। हालांकि उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनी 2.5 दिन की सरकार में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने दावा किया था कि उनके साथ 40 विधायक हैं, लेकिन शपथ ग्रहण के समय ही उनके समर्थकों ने पीठ दिखा दी और अजीत शपथ लेने वाले एकमात्र विधायक थे। ये कहा जाता है कि 2019 का खेल भी शरद पवार के इशारे पर खेला गया था, क्योंकि जब शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मिलीजुली महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, तब उसमें भी अजीत पवार ही उप मुख्यमंत्री थे। ये सवाल पूछा जाता है कि यदि शरद पवार वास्तव में बगावत से नाराज होते तो वे अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाते। इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया तो नहीं, लेकिन जो तस्वीर दिखाई दे रही है उससे यही लगता है कि यह नूरी कुश्ती थी। दरअसल अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अभी 15 दिन पहले राज्य के प्रमुख शहरों में पोस्टर लगे थे, जिनमें अजीत पवार को अगला मुख्यमंत्री बताया गया था। इस पोस्टर युद्ध के कारण भी पार्टी में नाराजगी का माहौल बना था। कयास लगाए जा रहे थे, अगर सुप्रीम कोर्ट वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित करता है तो इस स्थिति में अजीत पवार अपने समर्थक विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ सौदेबाजी करेंगे और तब मुख्यमंत्री पद से कम पर सहमति नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आने वाला है। इस बात की संभावना कम ही है कि कोर्ट की छुट्टियां लगने के पहले इस बारे में कोई फैसला आएगा। ऐसा नहीं है कि शरद पवार जैसा अनुभवी नेता अपने भतीजे की महत्वाकांक्षा को जानता समझता न हो। एनसीपी के नेता और कार्यकर्ता भी जानते हैं कि राज्य में पार्टी की जितनी भी सीटें आती हैं वह पवार की व्यक्तिगत साख से आती हैं। वे ज़मीन से जुड़े नेता हैं, जबकि बाकी लोग विरासत के आधार पर बने हुए नेता हैं। अजीत पवार एक बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक महाराष्ट्र तक ही सीमित रही है। इस नाते वर्तमान या भविष्य में जब भी मौका मिले तो वे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन राज्य में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, टिकट किसे मिलेगा, मंत्री कौन बनेगा, ये सारे फैसले पवार की मर्जी और सहमति से ही होते हैं। साल 2019 में भी महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व उद्धव ठाकरे को देने में शरद पवार की महत्वपूर्ण भूमिका थी और कांग्रेस ने भी उससे अपनी सहमति जताई थी। इस अघाड़ी में कांग्रेस को शामिल करने की रणनीति भी शरद पवार ने ही बनाई थी और कांग्रेस आलाकमान को समझाने में भी उन्होंने सफलता पाई थी। अब शरद पवार की भूमिका क्या रहेगी? संभावना बनी हुई है कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर शरद पवार अपना फैसला बदल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो पवार की भूमिका क्या रहेगी? इसमें कोई शक नहीं है कि शरद पवार के दमखम पर ही एनसीपी टिकी हुई है और पार्टी भविष्य में भी उनके मार्गदर्शन में काम करेगी। इस समय जो बड़े पार्टी नेता हैं वे ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं, और यदि हैं भी तो उनका राजनीतिक दबदबा या प्रभाव उनके ज़िले तक या 2-4 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों तक सीमित है। पूरे राज्य को प्रभावित करने वाला ये दबदबा रखने वाला नेता इस पार्टी में नहीं है। इसलिए जो भी व्यक्ति पार्टी का नेतृत्व करेगा उसे पवार की उंगली पकड़कर ही चलना होगा। यह निश्चित है कि
सीमित राजनीतिक प्रभाव वाले नेता राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। 2024 में राज्य विधानसभा चुनाव भी है और इतने कम समय में अपने बूते पर संगठन और राज्य पर नियंत्रण पा सकें, ऐसा कोई नेता फिलहाल नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एनसीपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। दरअसल शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ते समय कहा था कि एक समिति का गठन किया जाएगा जो ये तय करेगी कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस समय एनसीपी के पास दो ही व्यक्ति हैं जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। पहले व्यक्ति हैं प्रफुल्ल पटेल और दूसरी हैं पवार की बेटी सुप्रिया सुले। सुप्रिया लोकसभा सदस्य हैं और सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान पा चुकी हैं। राजनीतिक मुद्दों पर उनकी अच्छी पकड़ है। प्रफुल्ल पटेल इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं। राजनीतिक मुद्दों पर वे मुखर नहीं हैं, लेकिन उनकी गिनती राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने वाले व्यक्ति के रूप में है। उनका राजनीतिक प्रभाव सीमित है। पार्टी का नया अध्यक्ष बनने के लिए पवार द्वारा बनाई गई समिति में प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले के अलावा अजीत पवार, सुनील तटकरे, प्रदेश अध्यक्ष जयंती पाटिल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, के शर्मा, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र आह्वाड, हसन मुशरीफ, धनंजय मुंडे, जयदेव गायकवाड़, फौजिया खान, धीरज शर्मा और सोनिया शामिल हैं। संभावना यही है कि प्रफुल्ल पटेल को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ताकि अजीत पवार और सुप्रिया सुले के बीच सीधा टकराव टाला जा सके। वहीं शिवसेना में नेतृत्व को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच विवाद चल रहा था। ऐसा समझा जाता था कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे राज ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने शिवसेना की कमान अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंप दी। यही नहीं, जब शिव सैनिकों के सामने वे उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बना रहे थे तो उसी समय उन्होंने उद्धव ठाकरे के उत्तराधिकारी की भी घोषणा कर दी थी, ये कहते हुए कि जैसे आप लोगों ने मुझे संभाला है इसी तरह उद्धव और आदित्य ठाकरे को भी संभालिए। शिवसेना का राजनीतिक ढांचा था इसलिए वहां चल गया, लेकिन लोकतांत्रिक पार्टी का दावा करने के कारण शरद पवार ने एक समिति बनाकर अध्यक्ष चुनने का काम उसे सौंप दिया। अब सवाल है कि विपक्षी एकता पर क्या असर होगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का सामना करने के लिए विपक्षी दल मिलकर रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने में शरद पवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस्तीफा देने के बावजूद उनके राजनीतिक कद और संपर्कों का लाभ अभी भी विपक्ष को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष एक होगा। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और बाकी सारे दल राज्य स्तर से ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये छोटे मोटे दल कांग्रेस से परहेज करते हैं और शरद पवार सहित हर दल के मुखिया के मन में प्रधानमंत्री बनने की ललक है। सारे महत्वाकांक्षी लोगों को एक सूत्र में पिरोना बड़ा मुश्किल काम है। एक कॉमन एजेंडा और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पहले से तय होने की स्थिति में विपक्षी एकता होना संभव है। ये बात भी तय है कि सभी दलों को एक जगह पर लाने की क्षमता पवार में है, लेकिन विपक्षी एकता की सफलता के बारे में संदेह है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर पवार का प्रभाव कम होगा, ये कहना नासमझी होगी।